हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का यह पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले आप लोग पार्ट 1 देख चुके होंगे और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं कैल्शियम विटामिन डी का, तो आप लोग पहले पार्ट 1 को देखिए, पुनः इसको देखिए और आपको मजा आने वाला है। और चलिए देखते हैं एक एक करके। विशेष करके इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, और वे रोग कौन कौन से, किस अवस्था में कौन सा रोग होता है और वह रोग है क्या। बहुत सारी जानकारी को इस छोटी सी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले जब विटामिन डी की कमी बच्चों में होती है तो इससे कौन से रोग होते हैं, एडल्ट में होती है तब इससे कौन सा रोग होता है, और वही जब विटामिन डी की कमी वृद्धावस्था में होती तब कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो नाम आता है आपका रिकेट्स, और रिकेट्स के भी हम कई प्रकार देखने वाले हैं। रिकेट्स में जो सबसे पहले प्रकार देखने वाले हैं हम लोग, सबसे पहला प्रकार है वो आपका है बो लेग। बो का मतलब ही होता है धनुष, बो लेग यानी कि धनुषाकार पैर, लेग का मतलब पैर, धनुषाकार पैर। जब बच्चों में विटामिन डी की कमी से उनका पैर धनुष के आकार का ग्रहण कर ले, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि फीमर और वहाँ पे टिबिया फेबुला को देखते हैं, तो आप लोग कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि उनमें उनकी हड्डी कुछ झुक जाती है और यहाँ पे नोकनी भी देखने को मिलता है कि घुटना करीब ऐसा पुनः जो है किन किन लोगों में पुनः जो यहाँ से पुनः हड्डी देखने को मिलती है। नहीं तो बहुत सारे लोगों में इस तरह से संरचना देखने को मिलती है, पूरा का पूरा पैर इस तरह से होता है। जब वो खड़े होते हैं तो इस तरह से पैर पूरा दिखाई देता है। यही आपका है बोलेग यानी कि धनुषाकार पैर। हिंदी में धनुषाकार पैर देगा और इंग्लिश में बोलेग कहा जाता है। ये देखने को मिलता है, और ये कब देखने को मिलता है, छोटे बच्चों में, जब किसकी कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी। वहीं पर आपकी जो दूसरी समस्या होती है आपका होता है पिजन चेस्ट, यानी कि इसे ही कबूतर छाती के नाम से जाना जाता है। जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो उनका जो है ऐसे सीना बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उस पर मांस नहीं होती है, बल्कि 24 की 24 पसलियों को आसानी से गिना जा सकता है। मांस ही नहीं होती है, पसलियां सारी बाहर की बात दिखाई देती हैं। एक कबूतर की तरह, जैसे आप कबूतर को देखते हैं उसके ऐसे निकला हुआ होता है आगे का हिस्सा, उसी तरह से इसमें भी इनकी चेस्ट जो है निकला हुआ होता है। इसमें मांस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वहां से हड्डी देखने को मिलती है, और इसी को ही कबूतर छाती या जो है पिजन चेस्ट के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब हम तीसरी बात करते हैं, आपके रिकेटी रोजरी की बात करते हैं, तो आपके लोग देखते हैं कि जब लंबे समय तक छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी हुआ करती है तो जोड़ों पर एक गांठ आज बन जाती है, एक गांठ का आकार ग्रहण कर लेता है ज्वाइंट पर। और ये आपसे बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस बीमारी में, किस रोग में आपके जोड़ों पर गांठ बन जाती है। आपके नेट जीआरएफ में भी पूछा जाता है, आपके टीजीटी पीजीटी 2021 का देखिए, वहां भी मिल जाएगा आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे रिकेटी रोजरी पूछा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जोड़ों पर जब बहुत लंबे समय तक विटामिन डी की कमी होती है और तो देखा जाता है कि उनके जो ज्वाइंट हैं, उनके जो ज्वाइंट के बच्चों के ज्वाइंट पे एक गांठ नुमा आकार ग्रहण कर लेता है, और इसी को ही रिकेटी रोजरी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जो अगली बात आती है आपके क्रेनियोट्यूब्स, क्रेनियोट्यूब्स की बात आती है तो आप लोग इसे याद रखेंगे। क्रेनियम की बात आती है तो आपके बाल के नीचे जो आपके मस्तिष्क को एक कवर ग्राउंड देती है, एक ढांचा देती है, ये आपकी 8 हड्डियां होती हैं जिसे हम लोग क्रेनियम बोन के नाम से जानते हैं। जब क्रेनियम की बात होती है तो आप लोग देखते हैं जब एक नवजात शिशु का जन्म होता है तो देखते हैं कि उसके सर में गड्ढे होते हैं, जगह होती है, जिससे प्रसव के समय उसकी हड्डियां जो हैं, जो उसका मस्तिष्क की हड्डियां हैं, जो क्रेनियम हड्डियां हैं, जो क्रेनियम है, उसमें थोड़ा सा संकुचन हो सके। जब बच्चे का उसके मस्तिष्क में संकुचन होगा तो वह आराम से सर्विक्स से बाहर आ जाता है, सर्विक्स से बाहर आ जाता है, और जिससे माता को रिलैक्स मिलता है। तो कितने गड्ढे होते हैं, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने गड्ढे, कितने लूप पाए जाते हैं, कितने गड्ढे पाए जाते हैं, तो 5 गड्ढे होते हैं। लेकिन आप लोग देखते हैं कि आप जनरली 2 गड्ढों को देख पाते हैं, 1 गड्ढे 2 गड्ढे को देख पाते हैं। जो कहते हैं, लोग कहते हैं तारू चल रहा है, धीरे धीरे से लोग तेल को रखते हैं और सारी चीजें धीरे धीरे वो जो बंद हो जाता है। लेकिन जब विटामिन डी की कमी होती है, जब बच्चे में विटामिन डी की कमी होती है तो यह गड्ढा जो है, ये जो गड्ढा था जहां से तारू चलता था, जहां पे और उसे गड्ढे थे, नर्म नर्म आकार था, वह नर्म का नर्म बना ही रह जाता है। इसी को ही क्रेनियोट्यूब्स के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगली जो स्थिति आती है आपकी टिटेनी, जब रिकेट्स का
जब रिकेट्स का लंबे समय तक इलाज नहीं हो पाता है, लंबे समय तक उसके शरीर में विटामिन डी की कमी हुआ करती है, और तो इसकी जो गंभीर स्थिति हुआ करती है आपके रिकेट्स की, उसे ही टिटेनी के नाम से जाना जाता है। इसमें व्यक्ति को बेहोशी आती है, वह मूर्छित होता है, उसके साथ साथ कमजोरी को फील करता है, उसके जोड़ों में दर्द रहता है, उसके शरीर में ऐंठन रहती है, ऐंठन लिए हुए दर्द रहता है, और बेहोशी की स्थिति आती है, बार बार बेहोश हो जाता है, और ना इलाज होने पर व्यक्ति की डेथ भी हो जाया करती है। यही आपका है टिटेनी। ये तो हमने देखा कि बच्चों में होने वाले विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन कौन समस्या हो रही है उसको देखा। लेकिन जब हम एडल्ट की बात करते हैं, और एडल्ट के शरीर, एडल्ट के पोषण में, एडल्ट के खाद्य पदार्थ में जब विटामिन डी की लंबे समय तक कमी रहती है, तब उनमें कौन सा रोग देखने को मिलता है, तो वहाँ पे नाम आता है ऑस्टियोमलेशिया। और आप लोग कभी भी ना कंफ्यूज होइएगा ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर के। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। पुनः इन दोनों में मैं अंतर करके बताने वाला हूं, जिससे आपको लंबे समय तक ये आपके दिमाग में बना रहेगा और आपसे गलती नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले कि ऑस्टियोमलेशिया में होता क्या है कि कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया बाधित होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए एक समस्या आके खड़ी हो गई, सर एक कैल्सिफिकेशन क्या होता है, कैल्सिफिकेशन क्या होता है, कैल्सिफिकेशन क्या होता है। तो जान लीजिए कि जब हमारे हड्डियों में कैल्शियम का जमाव होता है, जब हमारे हड्डियों में कैल्शियम का जमा होता है, कैल्शियम और फास्फोरस जा करके हमारी हड्डियों में जमने लगता है, तो इसी संपूर्ण प्रक्रिया को कैल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। कैल्सिफिकेशन या इसी को ओसिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप लोग ओसियो देखेंगे, ओसी देखेंगे तो इसका संबंध कहीं ना कहीं हड्डी से होता है, हड्डी का जमाव। कैल्सिफिकेशन या कहिए ओसिफिकेशन, बात आपकी एक ही है, कंफ्यूज ना होइएगा। दो शब्दावली आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, कैल्सिफिकेशन, ओसिफिकेशन, उसका दो तो मिलेगा लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, आप लोग कंफर्म हो जाइए। यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस का हड्डियों में जमाव होना ही कैल्सिफिकेशन कहलाता है। तो एडल्ट में क्या होगा कि कैल्सिफिकेशन की क्रिया बाधित होगी, यानी कि उनकी हड्डी में अब जाकर के कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव नहीं होने वाला है। अर्थात जब कैल्शियम फास्फोरस का जमाव नहीं होगा तो उनकी हड्डियां कमजोर होंगी, और जब कभी भी आपके लंबे समय तक आपके खाद्य पदार्थ में नहीं रहेगा तो वहां से कैल्शियम जाहिर सी बात निकलेगा, कैल्शियम फास्फोरस निकल करके आपके ब्लड में आएगा, क्योंकि सबसे पहले ब्लड की आवश्यकता है। आपकी जो डेली रूटीन है, आपकी जो बॉडी जिस पे कार्य कर रही है ब्लड के माध्यम से, तो ब्लड में प्रवेश होना जरूरी है, इसलिए हड्डियों से निकल करके आपके ब्लड में आ जाता है। तो देखिए, तो मुख्य रूप से जो इसमें समस्या फंसती है आप लोगों की, तो इसमें जो आपके ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि आपके कैल्सिफिकेशन की क्रिया ही बाधित हो जाती है। यानी कि आप खाते तो हैं लेकिन किसी कारण से आपके जो है हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव होना बंद हो जाता है। और ये देखा किसमें जाता है, आपकी गर्भवती और धात्री माताएं इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। कौन? गर्भवती और धात्री माता का मतलब लैक्टेशन वुमेन, यानी कि जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं अपने बच्चों को, वो महिलाएं, और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उससे जो है ज़्यादा प्रभावित होती हैं। और इसके साथ साथ में देखा जाता है, और इसमें ही आपका अगला जो आता है, आपका आता है काइफोसिस, लार्डोसिस और नोकनी। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं काइफोसिस क्या होता है। जब एडल्ट में, जब एक प्रौढ़ व्यक्ति में लंबे समय तक आपके विटामिन डी की कमी होती है, तो काइफोसिस की बात करें तो आपका ये जो गर्दन है, गर्दन के पीछे की हड्डी कुछ ऐसे ही जो आपके रीढ़ की हड्डी होती है, जो कि आपने देखा कि आपने सर्वाइकल देखा, सर्वाइकल से नीचे जो आपके थोरेसिस थी, थोरेसिस की L1 L2 T1 T2 T3 इस तरह से 12 थी, आपने देखा था थोरेसिस में जब हमने बोन पढ़ा था। तो जो उसकी हड्डी होती है उसमें उभार आ जाता है, और आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक कुबर नुमा संरचना बन जाती है। और इसी घटना को ही एक होता क्यों है, क्योंकि आपके शरीर में, एक एडल्ट के शरीर में जब लंबे समय तक विटामिन डी की कमी होती है तो यह देखा जाता है, और उसको एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है काइफोसिस। इतनी बात हो गई काइफोसिस। अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है कि आपका हो गया गर्दन, और गर्दन में कुछ इस तरह से यहाँ पे जो उभार देखने को मिलता है, तो इसी को बोलते हैं काइफोसिस। लेकिन वहीं पर आपका एक दूसरा आता है जो कि है लार्डोसिस। जब हम लार्डोसिस की बात करते हैं तो आपका ना तो गर्दन प्रभावित होगा इससे, ना तो आपके चेस्ट के पिछले हिस्सा यानी कि आपका पीठ के हिस्सा नहीं प्रभावित होना, बल्कि जब यह तो नॉर्मली यहाँ से गर्दन से चला हुआ आता है, और आपके कमर, जब कमर पे देखते हैं तो कमर पे एक गड्ढा सा बन जाता है, एक
देखते हैं कि कोटर बन जाता है, यानी कि जो आपकी हड्डी है, जो कि आपकी मेरुरज्जु है, वह धंस जाती है। कहाँ पे धंसती है? कमर पे। और यह क्यों धंसती है? क्योंकि जब व्यक्ति एडल्ट अवस्था होती है, यानी कि आपके प्रौढ़ावस्था में होता है, जब उसके शरीर में लंबे समय तक विटामिन डी की कमी होती है, तब यह घटना देखने को मिलती है आपको। इसी को ही जब आपके कमर पे रीढ़ की हड्डी अंदर की तरफ धंसी हो, उस घटना को ही लॉर्डोसिस के नाम से जाना जाता है। और आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोगों में आपको लॉर्डोसिस देखने को मिल जाएगा, आपको काइफोसिस देखने को मिल जाएगा। तो आपको लॉर्डोसिस, काइफोसिस समझ में आ गया होगा। वहीं पर जब हम लोग देखते हैं कि नौकनी की बात करते हैं, तो जब प्रौढ़ व्यक्तियों में लंबे समय तक विटामिन डी की कमी होती है, तो देखते हैं कि उनका पैर तो ठीक होता है, लेकिन उनके घुटने जैसे लगता है कि आपस में टकराने लगते हैं। नोकनी, घुटनों से आवाज आने, खट खट की आवाज आने लगती है, टकराने लगते हैं उनके घुटने। इसी घटना को ही नोकनी के नाम से जाना जाता है। यह होता कब है? जब उनके शरीर में लंबे समय तक विटामिन डी का अभाव रहता है या कमी रहती है। और इसकी जब कमी होती है तो आपके विशेष रूप से प्रसव में कठिनाई जब होगी, विटामिन डी की कमी होगी, तो इसमें विशेष रूप से जो प्रेग्नेंट महिला रहती है उसके रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जो है, और आपके कुल्हा, जो कि आपके कमर का निचला हिस्सा, वहां पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से आपकी जो सोड मेखला हुआ करती है, वहां की जो हड्डियां होती है उनमें प्रसार की प्रक्रिया होती है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है और प्रसव के समय वो हड्डियां फैलती हैं, तो उनमें इसका अभाव देखा जाता है। और जब व्यक्ति में लंबे समय तक विटामिन डी की कमी होगी, तो जो आपको हड्डियों में हल्के से ही आघात से, हल्की सी चोट लगी, हड्डियां टूट जाती हैं। क्योंकि इनको जो मजबूती देने का काम था वह कौन करता था? आपका कैल्शियम और फास्फोरस करता था, और उसी का अब हो गया है अभाव, तो हड्डियां हो गई हैं कमजोर। जरा सा भी आघात लगा, जरा सा चोट लगी, आपकी हड्डी टूट गई। लोग कहते हैं कि इनकी हड्डियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं, तो उनका टूटने का कारण सिर्फ यही है कि उनके अंदर कैल्शियम का अभाव है, और कुछ नहीं। चलिए अब देखते हैं कि वृद्धावस्था में इसकी समस्या कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो हड्डियों में पोरस का बनना यह होता है वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में जब वृद्ध लोगों के भोज्य पदार्थ में विटामिन डी का अभाव हुआ करता है, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस का अभाव होता है, तब उनमें जो आपका हड्डियां हैं, उनकी जो हड्डियां हैं, उनमें तो कैल्शियम, फास्फोरस तो जमा है, जिससे हड्डियां मजबूत हैं। लेकिन जब भोज्य पदार्थ में उसका अभाव पाया जाता है, तब वहां से कैल्शियम और फास्फोरस निकल करके आपका जो था पीटीएच हार्मोन था, पैराथायराइड हार्मोन था, जो कि पैराथायराइड ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन है। जो सारी बातें मैंने पार्ट 1 कैल्शियम, आपके विटामिन डी के पार्ट 1 में बता रखा हूं, वहां से जो आपका पैराथायराइड हार्मोन है, वो वहां से हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस को निकाल करके आपके नसों में लाकर छोड़ देता है। और जब वहां से कैल्शियम और फास्फोरस निकलता है, तो हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। यानी कि घनत्व कम होने के साथ साथ हड्डियों में छेद होने लगते हैं। जब अधिक लंबी मात्रा में, लंबे समय तक उनके आहार में, उनके पोषण में, उनके पोषक तत्व में जब आपके कैल्शियम फास्फोरस की कमी होगी, तो वहां से निकलता रहेगा, क्षमता रहेगा आपकी हड्डियों से कैल्शियम फास्फोरस, तो हड्डियों में छेद होने लगता है, छेद हो जाता है, कमी हो जाती है, जिससे हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। और इसी संपूर्ण घटना को ही ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता है। और उसमें एक समस्या और देखी जाती है, उसका नाम है ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया की बात करते हैं, आपका कुछ नहीं बल्कि आपके ऑस्टियोपोरोसिस का छोटा भाई है। यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के पहले की अवस्था को ही ऑस्टियोपेनिया के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बात हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने रिकेट्स लेकर बता दिया आपको सब कुछ, और ऑस्टियोमाइलिटिस लेकर बताने का सारा प्रयास किया, और इसके साथ ही साथ ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर बताने का मेरा प्रयास रहा। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं थोड़ी सी बातें। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की अधिकता जब होती है, तो जब विटामिन डी की अधिकता होगी, और विटामिन डी की अधिकता के साथ साथ जब पीटीएच हार्मोन की अधिकता होगी, पीटीएच हार्मोन यानी कि पैराथायराइड हार्मोन से, पैराथायराइड ग्रंथ से आपका पैराथायराइड हार्मोन निकलता है, जब इसकी अधिकता होती है, तब आपके शरीर के विभिन्न अंगों में, जैसे कि आपके लंग्स हो गए, आपका हृदय हो गया, आपके शरीर की जो नसें हैं उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का जमा होने लगता है। और आपको पता है कि जो कैल्शियम हुआ करता है, फास्फोरस हुआ करता है, यह उसको कठोरता देता है। और आपका जो हार्ट है उसको भी हमेशा संकुचन प्रकुचन करने की प्रक्रिया हुआ करती है। यानी कि उसमें कठोरता नहीं होनी, उसको लचकदार होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, तभी वो प्रक्रिया कर पाएगा। और आपकी नसें भी हैं, आपने पढ़ा है कि जो शिराएं हुआ करती हैं ये आपकी कठोर होती, लेकिन
जो आपकी धमनियाँ हुआ करती हैं, ये इनका जो डाया हुआ करता है, डाया में तो पतली होती हैं लेकिन इनकी जो कवरिंग होती है मोटी होती है, लचकदार होती है, जिससे फटे ना। जब इसमें कैल्शियम का जमाव होने लगता है तो ये कठोर हो जाती हैं, जिससे आपको कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, उन्हें ब्लॉकेज देखने को मिलता है। जब ये प्रक्रिया हार्ट में होती है तो हार्ट अटैक आता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आपके शरीर में इसका जो कैल्शियम फास्फोरस का अतिरिक्त जमाव ना हो। अतिरिक्त जमाव विशेष रूप से किस में ना हो? आपके नसों में ना हो, आपके हार्ट में ना हो, आपके लंग्स में ना हो। वहीं पर हम अगर अवशोषण की बात करें तो इसका अवशोषण जो होता है आपकी छोटी आंत में होता है। वहीं पर जब इसके संग्रह की बात करते हैं तो आपके त्वचा के एपिथेलियम ऊतक में इसका संग्रह होता है। इसके साथ साथ आपके यकृत और प्लीहा में भी इसका संग्रह हुआ करता है। किसका? विटामिन डी का। त्वचा के एपिथेलियम ऊतक और आपके यकृत के साथ साथ प्लीहा में इसका संग्रह हुआ करता है। वहीं पर हम इसके आहार की बात करें, कहाँ से हम विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं? आहार में विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ हमारे विटामिन डी से युक्त हैं, अर्थात आपके कार्ड लिवर ऑयल हो गया, आपके दूध से बने खाद्य पदार्थ हो गए, कार्ड लिवर ऑयल, दूध से बने खाद्य पदार्थ और विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ, यही सारे भोजनों को लेने से हमारे शरीर में विटामिन डी का कमी नहीं होती है। और यहीं जब इसके विसर्जन की बात करते हैं तो इसका विसर्जन जो है मल के माध्यम से हुआ करता है। तो ये हमारा रहा पार्ट 2 और यहीं पे इसको हम करते हैं समाप्त। चलिए और पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।